सोचिए एक ऐसे रहस्यमयी परिदृश्य के बारे में जहां शांत और घने जंगलों के ठीक नीचे, मतलब एकदम नीचे, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान धड़कती है। और जहां की विशाल चट्टानों के बीच से ना भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात एक भयानक गर्जना के साथ नीचे गिरता है। बिल्कुल। और जहां एक नदी ऐसी भी बहती है जिसकी रेत को अगर आप अगर बहुत ही बारीकी से छाना जाए तो उसमें से सोने के चमकते हुए असली कण बाहर आते हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी फैंटेसी उपन्यास या हॉलीवुड की एडवेंचर फिल्म का कोई सेट हो, है ना? एकदम सही कहा। लेकिन ये कोई काल्पनिक सेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वास्तविक, कह सकते हैं कि एक कठोर भौगोलिक सत्य है। और इस तरह के परिदृश्य अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि प्रकृति आखिर काम कैसे करती है। हाँ, क्योंकि जब हम भूगोल की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में सिर्फ अक्षांश, देशांतर और बस नक्शे पर खींची गई कुछ सूखी लकीरें ही आती हैं। जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए रटने का विषय बन जाता है। जी। लेकिन जब कोई इस विशेष क्षेत्र की गहराई में उतरता है, जिसे हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं, जी। तो वे सूखी लकीरें और आंकड़े एक जीवंत, रहस्यमयी और अथाह खजाने में बदल जाते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ का भूगोल ही वहाँ का इतिहास, अर्थव्यवस्था और जीवन तय करता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी भौगोलिक खजाने के बक्से को खोलना है। हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें नक्शे, भूगर्भिक डेटा और कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य शामिल है, जिन्हें अक्सर एग्जाम्स के लिए सुपरलेटिव्स के तौर पर रटा जाता है। हाँ, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा, ये सब। लेकिन आज हम उन तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे छिपे विज्ञान और पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दंडकारण्य ने यह जियोलॉजिकल लॉटरी जीती कैसे। सही कहा। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत रोचक होगा, क्योंकि हम इस इलाके की गहराइयों को समझेंगे, वो भी बिना किसी भारी भरकम किताबी भाषा के, एकदम कहानी की तरह। तो इस खजाने को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बहुत पीछे। कितना पीछे? करोड़ों साल पीछे। हमारे स्रोतों के अनुसार दंडारण्य का पठार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन भूखंड है। अच्छा। जी, यह ऐतिहासिक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड कोई सामान्य जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये तो वो सुपर कॉन्टिनेंट था ना? हाँ, करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तब ये दक्षिणी गोलार्ध का एक बहुत ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मतलब ये आज के महाद्वीपों का पूर्वज था। एकदम सही। फिर समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी, महाद्वीप टूटे, लेकिन ये जो दंडारण्य का हिस्सा है ना, वो अपनी जगह पर एक अजेय चट्टान की तरह खड़ा रहा। अगर इसे एक एनालॉजी के जरिए समझा जाए, तो ये पठार किसी बहुत पुरानी और विशाल इमारत की उस सबसे मजबूत नींव की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? जिसे सदियों पहले बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था और जिस पर आज का पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है। बिल्कुल। और ये नींव आकार में भी बहुत विशाल है। हाँ। डेटा बताता है कि इसका कुल क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 39,060, जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 28.91% हिस्सा अकेले कवर करता है। ये तो एक बहुत बड़ा भूभाग हो गया। अगर हम इसे नक्शे पर देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। और प्रशासनिक ढांचे में देखें तो प्रशासनिक रूप से यह पूरा बस्तर संभाग और मोहला मानपुर तहसील को अपने भीतर समेट लेता है। ओके। और मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि इसे 5 प्रमुख उपविभागों में बांटा गया है। हाँ, वो 5 विभाग है: कोटरी नदी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, दक्षिण का पठार, उत्तर पूर्वी पठार और गोदावरी शबरी नदी बेसिन। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सी जिज्ञासा आ रही है। पूछिए। किसी भी इतने बड़े इलाके को कागज पर अलग अलग हिस्सों में बांटना, मतलब कार्टोग्राफर्स या नक्शा बनाने वालों की सुविधा के लिए तो समझ आता है जी, लेकिन क्या जमीन पर सच में ये 5 इलाके एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं, या ये सिर्फ एग्जाम के लिए अध्ययन को आसान बनाने का एक तरीका है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन ये उपविभाग महज कागजी लकीरें नहीं हैं। अच्छा। भौगोलिक दृष्टि से एक बेसिन और एक पहाड़ी के बीच का अंतर वहां के पूरे जीवन चक्र को बदल देता है। मतलब कैसे?
थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। उदाहरण के लिए जब हम कोटरी नदी बेसिन की बात करते हैं ना, तो वो एक कटोरी के आकार का निचला इलाका है जहां पानी जमा होता है। मिट्टी की परत अलग तरह की होती है। सही। वहीं दूसरी ओर अबूझमाड़ की पहाड़ियां एक ऊंचा और उबड़-खाबड़ इलाका है। तो वहां का मौसम अलग होगा। एकदम। वहां हवाओं का दबाव, बादलों का टकराना और सूरज की रोशनी का पहुंचना बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। समझ गया। यही भौगोलिक विविधता तय करती है कि कहाँ घने जंगल पनपेंगे और कहाँ इंसान खेती कर पाएंगे। तो खजाने की इस विशाल और प्राचीन नींव को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इतने जटिल और ऊबड़-खाबड़ इलाके के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। जी, इसके लिए एक खास दरवाजा है। हाँ, स्रोतों में इस किले के दरवाजे का बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है। केशकाल घाटी, बिल्कुल, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसमें 12 घुमावदार मोड़ हैं। और इसका नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। हाँ, कोई यात्री घुमावदार रास्तों से चढ़ाई कर रहा है और 7वें मोड़ पर प्रसिद्ध तेलिन माता का मंदिर आता है, जो कि वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि केशकाल घाटी सिर्फ एक रास्ता या कोई दर्शनीय स्थल भर नहीं है। इसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम भी तो है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम है पानी की दिशा तय करना। केशकाल घाटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड के रूप में खड़ी है। वाटर डिवाइड मतलब पानी को बांटने वाला? हाँ, यह उत्तर की तरफ बहने वाले महानदी अपवाह तंत्र को दक्षिण की तरफ बहने वाले इंद्रावती अपवाह तंत्र से बिल्कुल अलग कर देती है। ये जल विभाजक वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है यार। सुनने में ऐसा लगता है जैसे केशकाल घाटी पानी के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस बनी हुई है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आखिर एक स्थिर पहाड़ या कोई घाटी ये कैसे तय कर सकती है कि कौन सी नदी किस दिशा में जाएगी? मतलब पानी अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बना लेता? इसके पीछे सीधा सा गुरुत्वाकर्षण और जमीन की ढलान का विज्ञान काम करता है। जल विभाजक असल में जमीन का वह उठा हुआ हिस्सा या कोई रिज होता है। अच्छा। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी घर की ढलान वाली छत का सबसे ऊपरी किनारा। हाँ, जो वी शेप में होता है। बिल्कुल। अब जब बारिश की बूंद उस किनारे पर गिरती है तो जो बूंद दाईं तरफ गिरी वो दाईं ओर बह जाएगी, और जो बाईं तरफ गिरी वो बाईं ओर। एकदम सही। केशकाल की ऊंचाई और उसकी ढलान बिल्कुल यही काम करते हैं। तो मतलब जो पानी उत्तरी ढलान पर गिरेगा उसे गुरुत्वाकर्षण महानदी बेसिन की ओर खींच लेता है, और जो पानी दक्षिणी ढलान पर गिरेगा वो इंद्रावती नदी में जाकर मिल जाता है। जी। और ये मास्टर फ्रेमवर्क सिर्फ केशकाल तक सीमित नहीं है। हाँ, हमारे पास मौजूद डेटा बताता है कि पूरा भारत ऐसे ही जल विभाजकों के एक बहुत ही जटिल नेटवर्क पर टिका हुआ है। सही कहा। जैसे मैकल श्रेणी जो महानदी और नर्मदा के पानी को बांटती है, और देवगढ़ की पहाड़ी भी है। हाँ, जो गोपद और रिहंद नदियों के बीच एक दीवार का काम करती है। और कैमूर श्रृंखला जो सोन गंगा सिस्टम को महानदी से अलग करते हैं। अगर ये भूवैज्ञानिक उभार अपनी जगह पर ना होना तो शायद नदियों का पूरा नक्शा ही बदल जाए। बिल्कुल। इस मास्टर फ्रेमवर्क के बिना जल प्रलय या गंभीर सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। सही बात है। क्योंकि यही जल विभाजक तय करते हैं कि पानी पूरे भूखंड में समान रूप से कैसे वितरित होगा। अब क्योंकि पानी के बंटवारे और नदियों की दिशा की बात हो ही रही है, तो उस पानी के बहाव का जमीन पर क्या असर होता है, ये देखना भी जरूरी है। जी। इंद्रावती नदी को दंडकारण्य की जीवन रेखा माना गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वहां की। और इसी नदी पर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन एक सवाल है, कोई जलप्रपात इतना चौड़ा कैसे हो जाता है? चित्रकूट की चौड़ाई के पीछे वहां की चट्टानों की संरचना है। चट्टानों का आकार? हाँ, जब इंद्रावती नदी बहते हुए एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां अचानक से जमीन का स्तर नीचे गिरता है, तो वहां घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू के आकार की एक चट्टानी संरचना है। अच्छा, तो उस यू शेप्ड की वजह से? जी। ओके। उस संरचना के कारण पानी एक संकरी धार में गिरने के बजाय पूरे विस्तार में फैलकर नीचे गिरता है। ओह, अब समझ में आया। यही फैलाव उसे उसकी प्रसिद्ध चौड़ाई और वो खौफनाक गर्जना देता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी नदियां हैं ना, जैसे कोटरी, डंकिनी, शंखनी। हाँ, और शबरी नदी भी है। शबरी नदी पर तो भविष्य का बोधघाट जलाशय भी प्रस्तावित है। तो इन नदियों को बारहमासी और इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ वहां की बारिश का ही होगा। एकदम।
और बारिश की बात करें तो स्रोतों में एक इलाके का नाम आता है अबुझमाड़। हाँ, अबुझमाड़, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा गया है। बिल्कुल। यहाँ औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। 187 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि यहाँ बारिश किसी एक तरफ से नहीं आती। मतलब? यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसूनी शाखाओं से बारिश होती है। अच्छा, दोनों तरफ से? ऐसा कैसे? अबुझमाड़ की ऊंचाई और उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो दोनों तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उनका सारा पानी वहीं निचोड़ लेता है। क्या बात है! वैसे इस पूरे क्षेत्र की जलवायु उपाद्र यानी सब ह्यूमिड श्रेणी में आती है। लेकिन यहीं पर ना स्रोतों में मुझे एक बहुत बड़ा भौगोलिक विरोधाभास दिखाई देता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर अबुझमाड़ में इतनी भयानक बारिश होती है तो साधारणतः तो यही कहता है कि वहां की जमीन बेहद उपजाऊ होनी चाहिए, एकदम हरी भरी, जहां किसी भी तरह की फसल लहला उठे। हाँ, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन हमारा डेटा बताता है कि यहाँ की मुख्य फसलें सिर्फ मोटे अनाज हैं। जैसे ज्वार, बाजरा। हाँ, और कोदो कुटकी। ये तो ऐसा हुआ ना कि किसी के पास समंदर भर पानी हो लेकिन पीने के लिए एक बूंद न हो। इतनी बारिश के बावजूद सिर्फ मोटे अनाज के उगाए जाते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें भूगोल के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की तरफ ले जाता है। कौन सा नियम? कि पानी का गिरना ही काफी नहीं है, मिट्टी का उस पानी को रोक कर रखना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो क्या मिट्टी में गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं, बस उसकी संरचना अलग है। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से लाल बलुई और लाल दोमट है। इस लाल मिट्टी में रेत के कणों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी सोखती नहीं है? इसे ऐसे समझिए कि यह एक स्पंज की तरह काम करने के बजाय एक छलनी की तरह काम करती है। ओह, छलनी की तरह? जी, 187 सेंटीमीटर बारिश का पानी तेजी से गिरता जरूर है, लेकिन वह सतह पर रुकने के बजाय तुरंत चट्टानों और रेत के बीच से नीचे रिस जाता है। तो इसका सीधा असर फसलों की जड़ों पर पड़ता होगा। मतलब पानी होने के बावजूद पौधों को वो नमी लंबे समय तक नहीं मिल पाती। बिल्कुल, यही कारण है कि जमीन कम उपजाऊ होती है और यहीं पर इंसानी अनुकूलन यानी एडेप्टेशन सामने आता है। वो कैसे? स्थानीय आदिवासियों और किसानों ने ना सदियों पहले ये समझ लिया था कि इस छलनी वाली मिट्टी में ज्यादा पानी मांगने वाली फसलें नहीं टिकेंगी, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी। सही कहा। इसलिए उन्होंने ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाजों को चुना, जिनकी जड़ें सख्त होती हैं। हाँ, ये कम पानी में और शुष्क मिट्टी में भी पनप सकती हैं। ये तो एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे मिट्टी की संरचना सीधे तौर पर इंसान की थाली का भोजन तय करती है। एकदम सही। खेती में भले ही मिट्टी ने इतनी चुनौतियां खड़ी की हों, लेकिन इस भारी बारिश ने अपना काम कहीं और कर दिखाया है। बिल्कुल, जंगलों के रूप में। हाँ, फसलों के लिए जो मिट्टी कमजोर है, वही मिट्टी विशालकाय पेड़ों के लिए एक वरदान बन गई। जी। तो चलिए अब कृषि से हटकर जंगलों और जमीन के नीचे दबे खनिजों की ओर मुड़ते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सच में दंडकारण्य ने भूविज्ञान की कोई लॉटरी ही जीत ली हो। इस लॉटरी का सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ का वन आवरण, मतलब फॉरेस्ट कवर। इस पूरे क्षेत्र का 77%, 77% हिस्सा सघन वनों से ढका हुआ है। 77%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ भी भूगोल ने एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा खींची है। कैसी रेखा? पूर्वी हिस्से में मुख्य रूप से साल के पेड़ों का दबदबा है, जबकि पश्चिमी हिस्से की मिट्टी सागौन या जिसे टीक कहते हैं, उन पेड़ों के लिए सबसे अनुकूल है। और सागौन की बात करें तो स्रोतों में खुरसेल घाटी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जी, क्योंकि वहाँ विश्व का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन सागौन। और ये जंगल सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। कांगेर घाटी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जैसे इलाकों में बाघ और वन्य भैंसे जैसे दुर्लभ वन्यजीव भी इसी छांव के नीचे अपना घर बनाए हुए हैं। हाँ, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। लेकिन अगर हम इस 77% हरी भरी चादर को हटाकर सीधे जमीन के नीचे झांकें तो कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। क्योंकि जमीन के नीचे दंडकारण्य का असली आर्थिक खजाना छिपा है। खनिजों का खजाना। जी। इसकी भूगर्भिक संरचना मुख्य रूप से दो तरह की बहुत ही प्राचीन चट्टानों से बनी है, आर्कियन शेल और धारवाड़ शेल। अच्छा, अब अगर आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन हैं तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि करोड़ों सालों के एक्सट्रीम दबाव और गर्मी ने
उन चट्टानों के अंदर कुछ बहुत ही दुर्लभ खनिजों को जन्म दिया होगा। बिल्कुल। तो क्या यही वजह है कि आर्कियन शेल में टिन, हीरा और करंडम जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं? ये अनुमान बिल्कुल सटीक है आपका। भूगर्भिक समय के साथ अत्यधिक ताप और दबाव ने कार्बन को हीरे में बदल दिया और टिन जैसे खनिजों का निर्माण किया। लेकिन जब हम धारवाड़ शेल की बात करते हैं ना, तो वहां खनिजों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वहां क्या मिलता है? धारवाड़ चट्टानें अपने भीतर उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के विशाल भंडार छिपाए हुए हैं। लोहा? और इन्हीं खनिजों के बीच एक ऐसा तथ्य भी है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। आप शबरी नदी वाले तथ्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शबरी नदी की रेत में सोने के कणों का मिलना। जब कोई ये सुनता है तो लगता है जैसे नदी में कोई बैठकर सोना घोल रहा है। सुनने में वैसा ही लगता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से एक नदी की रेत में सोना आ कैसे सकता है? ये भी उसी प्राचीन भूविज्ञान का ही हिस्सा है। कैसे? लाखों करोड़ों सालों से नदियां पहाड़ों और चट्टानों को काटती आ रही हैं। जी। इन चट्टानों के भीतर सोने की बारीक शिराएं होती हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज वेन्स कहते हैं। ओके। जब शबरी नदी लगातार इन चट्टानों से रगड़ खाती हुई बहती है ना, तो सोने के सूक्ष्म कण टूटकर पानी के साथ बहने लगते हैं। अच्छा, तो वो नदी के पानी में आ जाते हैं? हाँ, और क्योंकि सोना भारी होता है, इसलिए वो नदी के तल में रेत के साथ धीरे धीरे जमा होने लगता है। ये सच में अमेजिंग है। सोने के कण, हीरे, विश्व का सबसे बेहतरीन सागौन। जी। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में इस पूरे इलाके की पहचान जिस एक चीज से सबसे ज्यादा है, वो है लोहा। एकदम सही। और लोहा भी कोई ऐसा वैसा नहीं। स्रोतों के अनुसार बैलाडीला एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान है। जी, एशिया की सबसे बड़ी। और इसी बैलाडीला की पहाड़ियों में नंदीराज चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, जो इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। और आपको पता है, बैलाडीला का लोहा सिर्फ एक स्थानीय संसाधन नहीं रह गया है। ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। NMDC द्वारा यहाँ से दुनिया का सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। फिर उसका क्या होता है? इस लोहे को फिर मालगाड़ियों के जरिए विशाखापट्टनम बंदरगाह ले जाया जाता है, जहां से इसे सीधे जापान को निर्यात किया जाता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना? है ना? बिल्कुल। और वहां की बुलेट ट्रेनों, आधुनिक पुलों और गगनचुंबी इमारतों का ढांचा तैयार करता है। एक प्राचीन भूखंड आधुनिक दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक को खड़ा कर रहा है। ये वैश्विक व्यापार और भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद मजबूत और अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतनी ज्यादा खनिज संपदा होती है, सोना, हीरा, लोहा, तो बाहरी दुनिया पूरी ताकत से वहां टूट पड़ती है। जी, ये तो हमने देखा है कई जगह। और अक्सर वहां का मूल स्वरूप, वहां की जो लोकल संस्कृति होती है, वो नष्ट हो जाती है। फिर दंडकारण्य ने अपनी विश्व प्रसिद्ध आदिवासी संस्कृति और वहां की अद्वितीय पारंपरिक शिल्प व कला को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे बचा कर रखा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, और इस संस्कृति के बचने का पूरा श्रेय इस क्षेत्र के भूगोल को ही जाता है। भूगोल को? वो कैसे? जो प्राकृतिक बाधाएं बाहरी इंसान को डराती है ना, वही इस संस्कृति की ढाल बन गई। अच्छा। केशकाल घाटी के 12 खतरनाक मोड़, अबुझमाड़ की वो 187 सेंटीमीटर वाली मूसलाधार बारिश, सही बात है, और 77% हिस्से में फैले वो सघन जंगल, इन्होंने सदियों तक एक अभेद्य किले का काम किया। मतलब एक नेचुरल फोर्ट्रेस बना दिया। बिल्कुल। इस दुर्गम भूगोल ने बाहरी आक्रमणकारियों और शहरीकरण की बेतहाशा रफ्तार को इस इलाके के भीतर घुसने से रोके रखा। और वहां के लोगों ने कैसे सरवाइव किया? यहाँ के आदिवासियों ने इस भूगोल से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीखा, और इसीलिए उनकी संस्कृति आज भी इतनी जीवंत और जीवित है। ये वाकई प्रकृति का एक मास्टर स्ट्रोक है। एकदम। उसने खजाना भी बनाया और उसकी सुरक्षा के लिए एक नेचुरल भूल भुलैया भी तैयार कर दी। सही कहा। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए, अगर कोई हमारे सुनने वालों में से, खासकर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जी, अगर वो इस पूरे इलाके के सबसे बड़े कीर्तिमानों यानी सुपरलेटिव्स को याद रखना चाहें, तो हम इन्हें रिवीजन एक्सप्रेस के तौर पर 5 मुख्य बिंदुओं में देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत काम आएगा उनके। तो अगर किसी को दंडकारण्य के सबसे चरम भौगोलिक तथ्यों को याद रखना हो तो वे क्या होंगे? वे 5 सबसे प्रमुख तथ्य मैं बता रही हूँ। पहला, दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, नंदीराज चोटी, जो बैलाडीला में है
और 1210 मीटर ऊंची है। हाँ, नंदीराज चोटी। दूसरा अति वर्षा वाला क्षेत्र, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, हाँ, अबूझमाड़। बिल्कुल। तीसरा वह जल विभाजक और बस्तर का प्रवेश द्वार, केशकाल घाटी अपने 12 मोड़ों के साथ। 12 मोड़। चौथा वन संपदा का चरम बिंदु, जहां विश्व का सर्वोत्तम सागौन मिलता है, खुरसिल घाटी। खुरसिल घाटी। और पांचवा एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान, हाँ। बैलाडीला। बेहतरीन। अगर हम इन सारे तथ्यों, नदियों, जंगलों और खनिजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो इस पूरे दंडकारण्य क्षेत्र को 3 स्पष्ट बैंड्स या कह लें कि परतों में समझा जा सकता है। जी। सबसे नीचे है वो ऐतिहासिक गोंडवाना भूखंड, जो इस सब की मजबूत नींव है। बिल्कुल। उसके ऊपर है खनिजों, विशेषकर लोहे और टिन का वो अथाह भंडार। और सबसे ऊपरी परत पर है वो सघन जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति, जो सदियों से इस खजाने की रखवाली कर रही है। और ये 3 परतों वाला ढांचा ही दंडकारण्य को केवल एक पठार से एक पूर्ण आत्मनिर्भर और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देता है। आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दंडकारण्य का भूगोल सिर्फ नक्शे पर मौजूद 39,060 वर्ग किलोमीटर का एक निर्जीव क्षेत्रफल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जीवित, सांस लेता हुआ भूखंड है जहां करोड़ों साल पुरानी चट्टानें, उफनती नदियां और इंसानी सभ्यता आज भी एक साथ धड़कती हैं। और प्रकृति के इसी दुर्गम भूगोल ने ही अब तक वहां की संस्कृति को बचा कर रखा है। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार भी सामने आता है। कैसा विचार? एक ऐसा विचार जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, आज जब दुनिया भर की नजरें उन प्राचीन वनों के नीचे दबे खनिजों पर टिकी हुई हैं, जी, चाहे वो जापान जाने वाला लोहा हो या भविष्य की तकनीक में काम आने वाला टिन, बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है। वो क्या? क्या आधुनिक विकास की वो बेतहाशा रफ्तार, जिसे इन खनिजों की सख्त जरूरत है, और इन प्राचीन जंगलों व आदिवासी संस्कृति की वो शांत खामोशी, क्या ये दोनों कभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या हम इस अमूल्य भौगोलिक खजाने का इस्तेमाल इसे पूरी तरह नष्ट किए बिना या इसके प्राकृतिक किले को तोड़े बिना कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भूगोल की किसी किताब में नहीं मिलेगा। सही कहा। इसका जवाब हमारे आने वाले भविष्य के फैसलों में छिपा है। और इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।